अकेले खाना डाल दिया है मैंने दे आना अपनी माँ को। मैं अभी कुछ देर पहले दुकान से वापस आया था जब मुझे मिसबा ने बैठने भी नहीं दिया और किचन में खाने की तरफ इशारा कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा क्योंकि आज दुकान पर काफी ग्राहक थे और उनके रश की वजह से सारे खाने की मोहलत मिल रही थी। वैसे भी सीजन था काम का तो इसी वजह से प्यारी भी अच्छी लग जाती थी। मैंने पढ़ते हुए लहजे में कहा, बेटा अभी तुम मुझसे ऊपर नहीं जाया जाता। वो लकी में सर मिलाकर बोली, देना है तो दे दीजिएगा वरना कोई मसला नहीं, ये भी पड़ा है। मुझे थकान की वजह से गुस्सा पहले से आया हुआ था। मैंने जान से जाकर खाना उठाया और जब तक करता ऊपर आ गया अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने कोने से दरवाजा खोला और खाना दरवाजे के साथ करीब काउंटर पर रख दिया। मुझे देखते ही अम्मी ने मुस्कुरा दिया और बोली, लौट आए काम से, थके हुए लग रहे हो। मैंने तरफ कर कहा, हाँ लौट आया हूँ मगर आराम कहाँ है, मेरी जिंदगी तो बच्चे बच्चे नीचे और नीचे से ऊपर तक के खा रहा है। ये सब बर्दाश्त कहकर मैंने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और वैसे ही सीढ़ियों ऊपर आया। वहाँ से तक एक मंजिला मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर कभी जमात पर ये बात हावी हो गई कि जरूर अम्मा के किसी गुनाह की सजा है जो उसके साथ साथ मुझे भी मिल रही है। मैं नीचे आया, मेरी बीवी सोने के लिए लेट गई थी। मैंने अपना खाना निकाला मगर कोई भी नहीं चाहा। वैसे ही वापस रख दिया और वहाँ पर सोने के लिए लेट गया। बार बार पता नहीं क्यों अम्मा की मुस्कुराहट मेरे दिमाग में आ रही थी और जमीन भी मलामत कर रहा था कि यकीन तुम्हें इस तरह अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी है वो तुम्हारी माँ है। मगर दिमाग यही जवाब देता कि माँ ने तो अपनी माँ के तकद्दुर को बाहर रखने चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था जो माँ ने किया है। इसी जंग में कब मेरी आंख लगी मुझे कुछ भी नहीं याद रहा। तकरीबन रात का तीसरा पहर था। मेरा दिल बजा रहा था, पता नहीं क्या बात थी। मैंने उठकर ठंडा पानी पिया मगर घबराहट खत्म नहीं हो रही थी। मैं बाहर शहर में चलने लगा पर घबराहट बढ़ रही थी। अचानक से मुझे ऊपर से कोई आवाज आई तो मैं भागकर ऊपर आया। देखा अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो सामने फर्श पर अम्मा गिरी हुई थी, आधी बिस्तर पर और आधी फर्श पर। बैठने की कोशिश करती मगर उससे उठा नहीं जा रहा था। मेरी तरफ देखकर अम्मा की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने अपनी जेब से उसका चाना निकाल कर पहना और फिर जाकर अम्मा को छुआ। उसकी बीमारी भी ऐसी नौयत की थी कि खतरा था छुआ तो कहीं की बीमारी नीचे न लग गई। अम्मा को बिस्तर पर लिटाकर मैं वापस जाने लगा तो अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से कहा, अकेले मेरे पास सीधे बैठ जाओ बच्चा, थोड़ा सा वक्त दे दो अपना। इस कमरे में सांस लेने का मेरा दिल नहीं जा रहा था क्योंकि अजीब सी भूख लगी हुई थी। मैंने तुम्हारे बच्चे से कहा, अम्मा बहुत नींद आ रही है, पहले भी तुम्हारे दिल की वजह से मेरी आंख खुली थी। जाता हूँ तुम्हें तुम बस सो जाओ और वो काम ना किया करो जो नहीं होता। मैंने मुड़कर अम्मा को देखा तो वो मेरे से नीचे देख रही थी। मैं सारे कमरे से बाहर निकल आया और ताज़ा हवा में सोकर सांस लिया। पता नहीं अम्मा का बोल सुनकर कितना ध्यान होगा। ये वो गाली गलौज थी जो हर वक्त दिमाग पर छाई रहती थी। मैं नीचे आ गया तो मेरी बीवी उठी हुई थी। मुझे देखकर हैरानी से बोली, कहाँ गए थे? मैंने साफ लहजे में कहा, अम्मा के पास। वो आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगी फिर आश्चर्य से बोली, तो उनकी बीमारी को हमारे घर में लाते हो? एक तरफ पड़े हुए हैं, पड़े रहने दो वरना ऐसा न हो ये घर में मजबूत हो जाए और यहाँ हमारी बीमारी की वजह से कोई भी आना जन्नत छोड़ दे। तो जब तक वो बीमारी ऊपर कमरे तक महदूद है उसे वही रहने दो, उसका राजी न करो। मैंने इस बात से सच गिरा दिया और वास्तव में खुद किया। मेरी बीवी की बातें सच जरूर थी मगर सच थी। अगले दिन दुकान पर गया तो हैरत अंगेज तौर पर मेरे पास काम बहुत कम आया। हालांकि गर्मी का रूप पर थी तो हम रहते से 10 से 15 काम थी। एक दिन दोनों सबको के साथ थे मगर उनकी सिर्फ एक या दो साल आए थे। बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कहीं अम्मा की बात नहीं मानी तो इस वजह से तो ऐसा नहीं है। फिर दिल में यही ख्याल आता, ऐसा नहीं हो सकता। जब अम्मा के गुनाह का असर मेरे कारोबार पर नहीं पड़ा तो भला अम्मा की नाफरमानी का असर कैसे पड़ सकता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और 3 साल से ही अम्मा की ये हालत थी। मुझसे जहाँ तक मुमकिन था मैंने अम्मा को हर हकीम को दिखाया मगर उनकी बीमारी अजीब नौयत की थी। मेरी शादी को तकरीबन 15 दिन हुए थे जब मेरे अब्बा की वफात हुई थी। अब्बा का भी सिर्फ एक ही का काम था, मैं उनके साथ ही दुकान पर रहता था। उस रोज घर आए तो खाना खाने के बाद कमरे में चले गए। मिसबा का भाई घूमने से आया था तो उसने कुछ चीजें मेरे हवाले की और कहा कि अम्मा और अब्बा की इज्जत नहीं है। मैंने कहा, जाकर तुम खुद दे दो। वो नरमी से बोली, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों नीचे आए और अम्मा पर नमाज पढ़ रही थी। अब्बा हमारे नाने सुन रहे थे। मैंने वो पैसे पुलिस सुनाया और कुछ देर बैठकर हम वापस आ गए। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब अम्मा भागते हुए मेरे कमरे में आई। दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी हाथ रही थी। तो तुम्हारी बात को कुछ सुना है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और खून वाली खुशबू आ रही है। मैं उन्हें साथ भागकर कमरे में गई तो अब्बा की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी और वो बुलाकर अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि उसने कुछ ऐसा खाया है जो उसकी मौत का सबब बना है तब तक अब्बा की मौत वाकई हो चुकी थी। अम्मा जल्दी से बोली, सब्जी में खाई थी तुम्हारे अब्बा ने? मैं नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने पैकेट खोला और 3-4 खजूरें खा ली। इससे पहले मैं खाती उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं अब तक खड़ा था, खजूरों में जहर था या फिर कुछ ऐसा जो अब्बा की मौत का सबब बना। अम्मा ने अब्बा की तरफ इशारा करके बार बार यही कह रही थी, इसने मेरा सुहाग छीन लिया, किसी ने मुझे खजूरें दी थी। मैं कभी मिसबा को देखती तो कभी अम्मा को। मिसबा भी सुनने की कैफियत में थी, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पुलिस को भी कमरे में बुला लिया। हम सब पुलिस की गाड़ी में अब्बा को एम्बुलेंस में घर लाए। कोई भी कफन करने से पहले पुलिस ने सबको कमरे से बाहर रोक दिया और फिर अब्बा के कमरे में गई। जब वापस आए तो उनके हाथ में वापस खजूरों का पैकेट था लेकिन वो पैकेट कहीं से भी खुला हुआ नहीं था, वैसे ही सील बंद था जैसा मैं और मिसबा अम्मा अब्बा को देकर गए थे। साफ जाहिर था कि अब्बा ने इसमें से कोई खजूर नहीं खाई थी। ये देखकर मेरे तने आसाब पुरसकून हुए। जहाँ मिसबा के चेहरे पर सुकून था वहीं अम्मा के चेहरे पर वहशत थी।
बार बार उस कागज को उलट पलट कर देखने लगी और चिल्ला रही थी ये झूठ है। मेरे सामने अपनी शराबा ने तेल की जुड़े छुई थी, जरूर इसमें कोई न कोई गड़बड़ है। मेरी बात समझो, मगर सबूत सामने देखा जा सकता था। खैर पुलिस ने अम्मा को धमकी देकर मिसबा के कहने पर ही छोड़ दिया, वरना अगर मिसबा चाहती तो खुद पर इस झूठे इल्जाम के खिलाफ अम्मा के नाम का पर्चा कटवा सकती थी, मगर उसने सबक से बांध दिया। उस दिन मुझे अम्मा से नफरत हो गई कि अपनी बहू को नीचे दिखाने के लिए वो अपनी शोर की कसम को सीधी बना रही है। बाद में पता था पसंद जिसके साथ लिखा था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से अब जाके मेरी बात हुई है। शादी के शुरू वाले 15 दिन बहुत अच्छे थे, इस बार अम्मा के हाथ पीछे भी करती थी, लेकिन घर में रात हुआ था कि पीछे साल नहीं थे। अम्मा का खाना बनाकर देकर नहीं रखते थे और अम्मा भी आकर खा लेते। अगर अम्मा कोई बात करती तो वो बात का जवाब भी नहीं देती थी। मैं भी उसे हद तक जाने समझता था। अम्मा ने 2 मरतबा मिसबा की शिकायत मुझसे की कि वो बात नहीं करती, डांट देती है, मगर मैंने इतने ही बात जल्दी में कहा वो वक्त याद करो जब मिसबा तुम्हारे आगे फिरा करती थी। जब उस वक्त की कदर नहीं जानी तब इस वक्त की ज्यादा पूछ तो अब इस वक्त को भी ज्यादा सर पर सवार न करो और जो चंद दिन है जिंदगी के खामोशी से गुजार लो। उनके बाप पर ये असर हुआ कि अम्मा का बोलना कम हो गया। वो वाकई में कोने में लगकर बैठ गई थी, मुझसे भी बहुत बर्दाश्त करती। मैंने सुकून का सांस लिया कि अच्छा हुआ ये परेशानी तो कम हुई। तकरीबन 4 माह ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मुझे मुझसे ने कहा अम्मा वो तकरीबन बड़ी हरकतें करने लगी है। मैंने पूछा कैसे हरकतें करने लगी है? किसी के नीचे चुप चुप कर ये क्या बात कर रही है तुम? मैं समझकर बोला वो कंफ्यूज बात चुप कर गई थी। ठीक है मैं कुछ नहीं कहती। मैंने भी दोबारा उससे नहीं पूछा वो क्या कहना चाह रही थी और इसका मतलब क्या था, पर एक तरह का शक मेरे दिल में बेमुश्त हो चुका था। मैं जब भी अम्मा को देखता तो बड़ी राजदारी से देखता, वो मुझे देखकर सही जाती जैसे बच्चा छुपने की या फिर कुछ छुपाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे ही मैं जब जब अम्मा को देखता ऐसे वो मुझसे निगाहें चुराती। ऐसा मिसबा से पूछो खुलकर बताए वो कहना क्या चाह रही थी, मगर पूछते पूछते रह गया। एक रात में सोने के लिए अपने कमरे में गया तो मिसबा सर्दी के अंदाज में बोली आपको अम्मा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अनजान बनते हुए पूछा ऐसा क्यों, मगर दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। देखने ऐसा न हो कि बाद में आप मुझसे खफा हो गए। मैंने सब नजरों से मिसबा को देखा और कहा जो बात करनी है करो, बिना वजह की तहरीर न बांधो। मगर मैं सुनने लगा हूँ मुझे नींद आ रही है। अब के मुकदमा मैं समझ कर लगी अम्मा को रात को अक्सर बात ही कोई मिलने आता है। ये बात ना काबिल यकीन थी। मैंने घूम कर मिसबा को देखा तो वो कभी मुस्कुराकर बोली मैं आपसे पहले ही कहती थी मुझ पर खफा मत रहिएगा। मैंने अपने 3 दिनों बाद आंखों से देखा है। मैंने उसको वैसे भी कहा इस बात से जाओ रात खबर हो गई है। ये नींद तो मेरी आंखों से दिखती थी, मगर मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था और ना ही कर पा रहा था। अब मैंने भी कितनी देर ऐसे ही बिस्तर पर करते बदलता रहा। मेरी बीवी को काफी खुशी थी। ऐसे ही अजीब कश्मकश में काफी देर बाद मुझे दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं चौंका कर उठ बैठा था और दुश्मन लगाकर मुझसे चिड़ाहट करने लगा। जब एक मरतबा फिर से आवाज आई तो नंगे पांव बगैर चाप लिए मैं कमरे से बाहर निकला। बारिश पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक मैं तेजी से अंदर की तरफ आ गया। इस तरफ अम्मा का कमरा था। मैं सतर्कता रुका, बरामदे में छोटा सा बल्ब लगा हुआ था। इसकी रोशनी में मुझे एक साया नजर आया। मैं उस तरफ गया तभी हल्की सी टकराहट आई। जो कुछ कह रही थी क्या वो सच था? मेरे जहन में परेशानी के विकट चलने लगे थे। मैंने जोर जोर से अम्मा के कमरे का दरवाजा बजाया। कुछ ही देर में दरवाजा भी खुल गया। मैंने देखा अम्मा बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। क्या बात है अम्मा, तुम ठीक तो हो? वो इस बात में सर हिलाकर बोली हाँ ठीक हूँ। मैंने अम्मा की छत पर मौजूद कमरे का अंदर से जायजा ले लिया, मगर वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आया हो। हाल मुझे ही नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने अम्मा क्यों कहीं तक चुप कर जाएगी। जब वापिस आ गया कमरे में आया तो मिसबा उठी हुई थी। मुझसे पूछने लगी कहाँ गए थे आप? मैं अपनी सोचों में गुम था। जल्दी से सर हिला दिया कि कहीं नहीं गया था, ऐसे ही थोड़ी बहुत रात हो रही थी तो सहन में चला गया। वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती रही। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली मगर मैं दुआ करूंगी आपको सुकून मिल जाए। ये कहकर वापस लेट गई। जबकि मैं सुन गया वो सुकून की बात कर रही थी। मैंने उसे जताना चाहा मगर वो लगी तो बोली अपनी लेकिन सिर्फ इस बात पर कीजिएगा जो आप अपनी आंखों से देखें। मेरी बात पर यकीन कर दीजिएगा मुश्किल में फंस जाएंगे। मेरी बीवी ने मुश्किल से मुस्कुरा कर रही थी। मतलब उसे कैसे पता चला अभी बाहर मुझे अम्मा का चश्मा था, शायद उसने खिड़की से देख लिया हो। यही बात थी जिससे मैं खुद को दिलासा दे सकता था और दिया भी। बाकी पूरी रात मैंने सोने की कोशिश की मगर दिमाग में जब कर रहे थे मैं नहीं सो पाया। अब मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मिसबा ज्यादा अम्मा के खिलाफ बात तो नहीं करती थी, मगर उसने जो 2-4 बातें की थी वही मेरे लिए उसकी अहमियत से कम नहीं थी। क्योंकि अम्मा को मैं अब हर मरतबा सबकी नजर से ही देखता था। वो आम बात नहीं कर रही होती तो मैं उन्हें बड़े गौर से देखता, मगर एक बात थी अम्मा के इलाज की बड़ी मुश्किल तो हुई थी। मैं उनके सर पर हाथ फैलाने जाता तो वो पीछे हो जाती और डर से ही प्यार देती थी। ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते। अब बाहर निकलने से ज्यादा नहीं होते। अपना रवैया अम्मा का बड़ा नासाफ हो गया था, जैसे वो मुझसे बच निकलने की कोशिश में कर रही हो। मैंने मिसबा से पूछा अम्मा को क्या हुआ है तो वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखती और कहती कि मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद देखो और समझो। मेरी बात का यकीन तुम वैसे ही नहीं करोगे और मैं भी यही चाहती हूँ तुम मेरी बात पर यकीन ना ही करो। जो करो अपने बलबूते पर करो। मैं चुप कर गया। 15 दिन मजीद गुजरे तो मिसबा कमरे में आई। रात का वक्त था। उसका अंदाज बड़ा पुरजोश लग रहा था। गोया कुछ नायाब उससे हाथ लग गया हो। मैंने पूछा क्या वजह
चोरी से वापस लौटी और चोर कदमों से घर में दाखिल होते हुए अपने कमरे में चुपाक से गुम हो गई। मैंने मिसबा को देखा तो वो कंधे झुकाकर बोली, बताओ क्या कहता है तुम्हारा दिल। मैं चुप करके नीचे आ गया। अम्मा के कमरे में जाने लगा तो मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। फिर नरमी से बोली, ठंडे दिमाग से जान लो, जल्दी का काम से काम का काम होता है। वो किसी तरह मुझे कमरे में ले गई। उसने ठंडा या पानी पिलाया। फिर मेरे करीब बैठकर नरमी से बोली, अब ये हो सकता है तो मेरी बात नागवार गुजरे, मगर मैं भी एक औरत हूँ। हो सकता है अम्मा किसी और को पसंद करती हो, कोई ऐसा जो उन्हें शायद जवानी में भी चाहता हो, मगर अब्बा का कांटा दरमियान में था तो ये मुमकिन नहीं हो सका। अब अब्बा नहीं रहे तो अम्मा आजाद है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो इसी तरह बोली, मैंने कहा कि कैसे मैं कैसे तुम्हारे अंदाजे पर यकीन कर लूं, सबूत भी हो। वो उस बात में सर हिलाकर बोली, वाकई में अंदाजा लगा रही हूँ, सबूत भी नहीं है, लेकिन ये काम हो सकता है कि वो तुम अम्मा का पीछा करो और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी तुम्हें सब खबर हो जाएगी। ऐसे में किसी को एक ही समझ के मुझे कहेगी। मुझे मिसबा से समझदारी की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, मगर वो ठीक हो रही थी। मैं इंतजार करता रहा कि अम्मा कब जाएगी। फिर आखिर तीसरे दिन अम्मा ने खुद को चादर में छुपाया और घर से निकल गई। मैं गली में था और मिसबा घर में। अम्मा के बाहर आते ही मैंने भी खुद को चादर में ढक लिया और फिर तेजी से वो कदम का कदम उठा रही थी। मैं भी तेजी से अम्मा का पीछा करने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद मैं काम से इलाके में चली गई। जब इस दुकान के बाहर आदमी खड़ा था, अम्मा उसके पास भी गई। उन दोनों ने गले से बात की। फिर वो आदमी दुकान के अंदर अम्मा को ले गया। 5 से 10 मिनट बाद वो दोनों बाहर आ गए। अंधेरा काफी था। उस दुकान का नाम या वो किस तरह की दुकान है अंदाजा नहीं कर पाया। बाहर आते ही वो आदमी उनके सामने खड़ा और उन्हें देखकर खड़े कर ली। मैं अपनी गली में छुपा हुआ था। मैं उसने अपनी आंखों से देखा था। वो नाकाबिले यकीन था। मैं सोच के नहीं सकता था मेरी बेवा माँ बुढ़ापे में किसी आदमी से मिलने आई है, वो भी कितना चोरी छिपे। दिन की रोशनी में अम्मा कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी और अब रात के अंधेरे में किसी इत्मीनान से आई है। मेरी टांगों में तो जान ही नहीं रही थी। मैंने वह मुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाए रखा। अम्मा तेजी से घर की जाने जा रही थी। मुझे मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मैं वही दीवार के साथ लगाकर बैठ गया। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। धीरे धीरे वह मुश्किल हालत में उतार रहा था। काफी देर की हालत में रहने के बाद मेरे बिस्तर से अपने कंधों पर खड़ा हुआ और मैं वापस आने के बजाय बांध वाले खोखे पर चला गया। एक से की गड्डी गिर गई और मैं सच गुजरे करने के बाद वो खाने डिब्बे तेल से घर वापस आया। मिसबा सामने बैठी हुई ये नहीं इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ में जल्दी से मुझे पानी वगैरह पिलाया और फिर सहारा देकर जल्दी नहीं आई। मैं जूतों से बिस्तर पर लेट गया। उसने मेरे पैरों को जूतों से हटा दिया और खींच आई, मगर उस वक्त वो बच्चों की तरह झूठ बोलकर रो रहा था। उसने मुझे गले दिया और सोफे पर बैठकर मुझे चुपचाप बांधे देखने लगी। मैं उसे ध्यान रखकर थोड़ा सा सोचने लगा कि उनका से सारा गुबार निकल चुका था, मगर ये बोल नहीं था। जब मुझे अपनी माँ से कभी नफरत महसूस हुई, मुझे इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने मिसबा से इस बात का जिक्र किया तो उसने फौरन मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल ना करना। अपनी माँ को घर से निकालोगे, ये घर तुम्हारी माँ के नाम है, अगर निकाला तो खुद कहाँ जाओगे। उसकी बात में दम था। मैं चुप कर गया। फिर मिसबा से पूछा, बताओ अब क्या करूँ, तुमने मुझे इस सच की शक्ल दिखाई है, तुम्हें बताओ कुछ। वो चुप कर गई। फिर धीरे से बोली, अभी सब्र करें, अम्मा को पता ना चले कि आप सच जानती है। मैंने वजह पूछी तो वो पहले वही बताना करेंगी तो कहीं वक्त आएगा तो दिक्कत आएगा। मैं चुप कर गया। अगले दिन अम्मा से मुझे कोई बात नहीं थी। अम्मा ने 2-3 बातें की, मगर मैं खामोशी से गुजर गया। कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन अम्मा बड़ी निहाल अपने कमरे में लेटी हुई थी। मिसबा ने कहा, जाओ ये खाना दे आओ अपनी माँ को। मैं खाना लेकर गया तो देखा कमरे से हल्की हल्की बू आ रही है। मैंने खास का जिक्र अम्मा से किया तो वो चुप हो गई। मैंने कमरा पूरा खंगाल मारा, मगर कहीं से भी कोई बू वाली शय नहीं बरामद हुई। फिर अचानक से मुझे एहसास हुआ कि ये बू अम्मा से आ रही है। मैंने पूछा, अम्मा क्या ये बू तुमसे आ रही है? जबकि अम्मा की शक्ल कैसे थी कि अभी भी वो करेगी। मैंने खुद को बड़ी सी चादर में अच्छे से छुपाया हुआ था। मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पूछा, क्या बात है, कोई कर बताओ। मिसबा भी हमारा शौक सुनकर निकल के आकर कमरे के पास खड़ी हो गई। उसने मेरी नाक पर हाथ रखा हुआ था और मुझसे पूछ रही थी कि वो अम्मा से आ रही है क्या। मैं खुद चुप था कि बोलूं तो क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ अम्मा मुस्किन की शक्ल बनाई और बुआती है सिर्फ इतना ही है। अम्मा ने अपनी बात से चादर हटाकर दिखाई। उसके बाद ऊपर से छोटे जाने वाले थे जो गले में थे। ऐसे कैसे जा सकती हो? वो बड़े गुस्से से बोली थी, ठीक है अपनी माँ को निकालो इस घर से। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो अभी भी नफी में सर हिलाए मुझे कुछ समझाने की कोशिश
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा जरूरत नहीं मानता, तुम्हारी माँ को इस घर से निकालो, मत निकालो, रखो उसे यहीं पर। फिर एक काम करो, ऊपर छत पर बना हुआ स्टोर रूम साफ करवा कर अपनी माँ को वहाँ रख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसकी बीमारी में मैं जब आप होती ना हो। मैंने निस्बा को देखा तो उसने आँख से इशारा किया, तब मैं समझा वो जो कुछ कह रही थी इस आखिरी बात के लिए कह रही थी। मैं झट से बोला, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी अम्मा पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहती है, तो बेहतर है अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दें। अम्मा से बात करके खाने के लिए अम्मा का पेट किया, मगर वो मुझे हैरत में देख रही थी कि मेरे कहने पर अपना सिर हिलाकर बोले, जब मैं मुझे छोड़ा हुआ थी, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक बीमारी है, इसका अंदाजा लगाया, ये बीमारी है जो बिना करने के लिए आई होगी। लेकिन मैं और वहाँ से चली गई। मैंने अपने काम के साथ में लगाकर अम्मा का सामान ऊपर वाले फ्लोर में से साफ करवाकर नीचे रखा दिया और जैसे ही अम्मा ऊपर वाले कमरे में चली गई, अम्मा के जाने के बाद ऊपर नीचे का सारा पोर्शन अपने मुताबिक सेट कर रहा था। मैंने सोचा कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं रुकी, यानी अम्मा को एक तरफ से लगा दिया और अपनी घर में कोई बात नहीं हुई। मैंने निस्बा को पूछा, क्या तुम जानती थी ऐसी कोई बीमारी अम्मा पर हमला करने वाली है? वो कंधे उठकाकर बोली, जानने या न जानने वाली क्या बात है, जो बुराई करेगा, गुनाह करेगा, उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा उसे। मैं उसके कहानी से बहुत बेचाती हुआ और अम्मा को एक तरफ लगा दिया। अब वो दिन मेरे दवा खाना बनाकर देती, जो मैं कुछ दिन को जाकर अम्मा के कमरे में रखाया करता था। अम्मा के जाते ही निस्बा मुझे किसी दिन से कम नहीं लगती थी। और अभी मेरे दिमाग और आंखों के सामने वही तारीख रात वाले मंजर घूम जाते। जब एक अनजान आदमी अम्मा को दुकान के अंदर लेकर गया था, बस यहाँ पर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उस दिन से लेकर अब तक मैं न अम्मा के करीब बैठा, न ही ज्यादा बातचीत कर सका। एक डॉक्टर को अम्मा के इलाज के लिए रखा हुआ था, वो 15 दिन बाद आकर दवाई दे जाता या जो चेकअप वगैरह करना होता कर लेता। जबकि उसके बाद यही कहती, ये बीमारी नाकाबिल इलाज है, क्योंकि इसकी जड़ गुनाह है। मगर मैंने यहाँ निस्बत की बात को अहमियत नहीं दी और एक डॉक्टर रख लिया था जो बकायदा पाबंदी से सारे मामला दोहराया देख जाता था। उस दिन भी मैं अपने कमरे में था, तकरीबन शाम का वक्त था। जब वो डॉक्टर अम्मा को चेकअप करने आया, उसका डॉक्टर ने दे दिया। जब फिर मुझे दूसरे दिन खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। काफी गंभीर है, डॉक्टर ने बदलकर देखता हूँ। वो नर्स से बोला, जितनी हिम्मत कर सकते हो करो, अपनी हो गई। मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तो वो किसी ऐसे नहीं बोला, अब उनके पास अब बहुत कम है। इतना कम, अचानक से मेरे को मिल गया था, बहुत ज्यादा कम, इतना कम कि वो अभी भी ये दुनिया छोड़कर जा सकती है और एक दिन के बाद भी इससे ज्यादा नहीं। मेरे दिल पर जैसे किसी ने घूसा दे मारा हो। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई चिकित्सा नहीं है? मगर वो भी मजबूर और बेबस था। आखिरकार ये क्या सकता था? मैं भागा भागा ऊपर आया, मुझे कुछ कहना था, मगर जब कमरे में आया तो वो फोन कर चुकी थी। मैंने दूर से ही डॉक्टर को आवाज लगाई, उसे भी अम्मा की मौत की तस्दीक कर दी। ये खबर किसी नाकाबले आफत की तरह मुझ पर टूटी थी। खैर जो होना था वो तो हो गया। अम्मा के समझदारी का इंतजाम करने गया तो मौसम जो अम्मा की खबर सुन रहा था, उसने एक कागज मुझसे सुनाया, एक जगह से निकाला है। वो जगह शुरू से ही अम्मा की नींद टूटी थी, उसकी दाहिनी तरफ अब्बा की नजर थी। मैंने वो कागज खोलकर पढ़ा, मेरे पहले गले से जमीन निकल गई। मैं जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, मेरी आंखों से पट्टी उतरती जा रही थी। मैंने गौतम से कहा, ये कबर बाद में खोदना, पहले इसके साथ एक कबर और खोदो। इतना बोलकर मैं घर वापस आया। काफी औरतें जमा थी हमारे घर में। निस्बा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर पूछा, तुमने जहर दिया था ना मेरे बाप को? वो हैरत से बोली, क्या कह रही हैं आप? मैंने अब्बा का पेन मुझे दिखाया। उस पेन में छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। अब्बा मेरे ऐसे कामों के बहुत शौकीन थे।